3 जुलाई 2024 से इस देश में सेल फोन की जो आपके दर्शक पाठक सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई तीनों प्राइवेट सेल फोन कंपनियों के द्वारा। ये खबर तो आई कि सेल फोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई कि उसका देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेल फोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स, 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेल फोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार 119 करोड़ सेल फोन यूजर्स की कॉस्ट पर 3 प्राइवेट सेल फोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ कमवा रही है। तो मोदी 3.0 नए कार्यकाल का नया प्रसाद है, वही पुराना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसे राहुल जी कहते हैं। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा और कुछ प्रश्न हैं। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में, वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा है, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है, यानी 2 कंपनी ही देश के लगभग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं, उनकी संख्या 87 करोड़। अब तथ्य क्या है? ट्राई ने 23 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, यानी हर महीने सेलफोन कंपनी औसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से, यानी आपसे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आपकी खबर पढ़ेंगे, 152 रुपया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने। हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से औसतन 152 रुपया 55 पैसे सेलफोन कंपनियां कमाती हैं। 27 जून 2024 को इफेक्टिव 3 जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22% इंक्रीज। 28 जून यानी अगले दिन 2024 को इफेक्टिव 3 जुलाई 2024
एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को 27 को जियो बढ़ाता है, 28 को एयरटेल बढ़ाता है, 29 को वोडाफोन बढ़ाता है। अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे, वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%। तो दो चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए, 3 जुलाई और 4 जुलाई, लगभग 24 घंटे के अंतराल में बढ़ा दिए। दो चीजें बिल्कुल साफ हो गई। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़, 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। 6 सवाल सीधे हैं, और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेलफोन कंपनीज holding 92% of cell phone user market share be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? पहला सवाल, मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? दूसरा सवाल, why have the Modi government and Telecom Regulatory Authority of India abdicated their duty and responsibility towards 109 crore cell phone users? मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया और अपनी जिम्मेवारी से कन्नी क्यों काट ली? थर्ड, wasn't the increase in cell phone prices withheld till the conclusion of the parliament elections, as Modi government would have been questioned on the justification
for burdening 109 crore Indians and fleecing them of an extra 34,824 crore और 35,000 crore. क्या मोदी सरकार ने सेलफोन कंपनियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को उनसे मिलीभगत कर संसदीय चुनाव पूरा होने तक टालकर रखा ताकि सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर सालाना डाले गए अतिरिक्त 35,000 करोड़ का जवाब कोई ना मांग सके? क्वेश्चन नंबर 4. Did the Modi government or try conduct any study on need of capex or import on profitability by purchase of spectrum through auction after taking into account the previous set of concessions granted on AGR, adjusted gross revenue, as under the telecom policy, or the spectrum auction installments deferment by Modi 2.0 on 20th November 2019 or any other related factors? साथियों, कोई कह सकता है कि भाई मैंने इसलिए रेट बढ़ाए कि मैंने नई स्पेक्ट्रम खरीद लिया या मैंने बहुत पैसा कंपनी में लगाया. तो हमारा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? क्या मोदी सरकार ने AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी 42,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, उनका क्या असर होगा, इसका कोई अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन ऑल प्राइवेट सेलफोन कंपनीज increase their tariffs between 15% to 20%? Despite the fact that their profitability varies, their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेल फोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है? तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन, सो आई वांट टू remind them. Isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function as active trustees for public good. This is something that Prime Minister and his colleagues used to quote very often. क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा?
तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है? उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की 143 करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेलफोन यूजर्स जो हैं उनको जवाब देगी कि हमसे 35,000 करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। और मोदी सरकार के बीच कोई फिक्स्ड मैच है? सवाल सही है, जवाब मोदी जी को देना होगा। मेरा सवाल केवल एक भारतीय के तौर पर इतना है, 109 करोड़ भारतीय सेलफोन यूजर्स पर, जिसमें रेडी वाला भी है, पटड़ी वाला भी है, पत्रकार भी है, मजदूर भी है, गृहिणी भी है, छात्र भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उन पर 35,000 करोड़ का भार क्यों डाल दिया गया? यह मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। मैंने तो सिर्फ गुणा करके बताया है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ गुणा करके टोटल सेलफोन यूजर्स का बताया है। 35,000 करोड़ की वसूली कर लेंगे आप 109 करोड़ लोगों से? उसका आधार क्या है? मापदंड क्या है? सरकार नाम की कोई चिड़िया इस देश में है या नहीं है, या कंपनियों की मनमानी चलेगी? सवाल इतना है सर। सिर्फ जो है सरकार या ट्राई पर होती है, लेकिन ट्राई और सरकार दोनों ने कहा है कि ऐसा मामला इतना गंभीर नहीं कि हम इसमें हस्तक्षेप करें। जो कंपनियां रेट बढ़ाती बढ़ने दीजिए। उन्होंने कहा हम गुणवत्ता पर जोर देते हैं, टैरिफ आने से गुणवत्ता बढ़ेगी। आदरणीय मित्र, तो फिर क्या मोदी जी ने यह देखा है कि आज के अखबार में ही रिपोर्ट है कि केवल सेलफोन यूजर चार्ज बढ़ाने से देश में इन्फ्लेशन की दर में 0.02% इजाफा हो जाएगा? डज द प्राइम मिनिस्टर इवन नो दैट? क्या यह पैसा प्रधानमंत्री देंगे या इस देश के 109 करोड़ लोग देंगे? गुणवत्ता बढ़ानी है तो सरकार गुणवत्ता सरकारी सेलफोन कंपनियों की बढ़ाए, ताकि वो इन प्राइवेट कंपनियों के बराबर खड़े हो जाएं। उनका मार्केट शेयर 8% से कम है, 92% में 3 कंपनियां हैं। अब 3 कंपनियों को 35,000 करोड़ 109 करोड़ भारतीयों से वसूलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? सवाल बिल्कुल सीधा और इतना ही है सर। If you ask me whether there is a violation of TRAI, then TRAI has failed in its oversight and regulation. May I remind you, Sunil ji, TRAI had earlier used to look at the tariffs, and increase in tariffs used to be approved by TRAI. You are a senior journalist, you would recall that. At that time, there were 16 cell phone companies, and there was a lot of competition in the market. So TRAI one day said, there are 16 cell phone companies, there is healthy competition in the market, we don't have to regulate, for they regulate each other. Since Modi ji has taken over, those 16 cell phone companies have become 2. It's virtually a duopoly, at best an oligopoly. At best 3 companies. All 3 are private. 109 crore is the customer base out of 119 crore. 92% is the market share. Why should TRAI and government abdicate its responsibility now? Tomorrow they will say we will not increase 15%, we will increase 500%. Then why is there TRAI? Why is there communication ministry? And let me tell you, these companies are not operating, secondly, in oblivion, in empty space. If you remember, under the telecom policy of 1999, there was profit sharing with Government of India. A method, I did not want to complicate this PC, but I just want to remind you, the method used to be called AGR, Adjusted Gross Revenue. Then the companies went back to government and said, it is too much money, we can't pay. First Vajpayee ji, the BJP government then,
And then when spectrum auctions happened, and may I remind you, for I had raised the issue on 15th February 2020, and you were present in that press conference. Government of India had again got deferred 1,02,000 crore of payment, which was directed to be paid by the Supreme Court of India. 1,02,000 crore. May I ask any customer of yours, any viewer of yours, any reader of yours, if he goes back with his EMI of a car and says, please defer 25,000 rupees, will the bank defer? But Modi ji on 20th November 2019 had deferred spectrum auction installment payment of 1,02,000 crore. All these things have to be looked at. Then if you are giving them concessions, how can they unilaterally impose a burden of 35,000 crore on 109 crore cell phone user? This is an abdication of responsibility, oversight and regulation by government. Anything else? हाँ सर, हाँ सर, जरूर पूछिए। आपकी पार्टी ज्वाइन की, आज 6 विधायक भी जो है कांग्रेस शामिल हुए, अभी 6 और आने वाले हैं। बीआरएस ने आज ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी जी क्या ऐसे ही संविधान बचाएंगे? आदरणीय मित्र, बीआरएस ने मोदी जी के साथ मिलकर बहुत साल, 10 साल संविधान बचाया तो था। जब उनके विधायक साथी उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि वहां ना नीति बची, ना निष्ठा बची, ना पार्टी बची, ना रास्ता बचा और शायद ना व्यक्तित्व बचा, तो ऐसे में अगर कोई स्वेच्छा से उनकी पार्टी से त्याग पत्र दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का कसूर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है, मैं बहुत सादर से हाथ जोड़कर उन्हें कहूंगा, आप अपने घर में झांक कर देखिए, क्योंकि कमी वहां है, कमी हमारे यहां नहीं है। That you will not, if you come to power, you will immediately bring in the 10th schedule to disqualification if anybody switches parties. Why double standards now that what is happening in Telangana? My dear friend, there are no double standards. BRS trampled the constitution and its ethos in the state and at the center in cahoots with the Bharatiya Janata Party for a decade. Finally, they got caught in various controversies. And typical to BJP, they try to eat up the BRS, since they eat up every ally that they ally with and eat up their space, but that is their problem. The problem today is that BRS is disintegrating as a political unit. And because it neither has ideology nor also has lost a path based on which once the state of Telangana was carved out by the Congress party on the initiative of Srimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh. Having lost the path, the party is disintegrating. I think the problem for BRS and its chief, I will tell him with folded hands and with due respect, please look within. The problem lies in you and your family. The family fiefdom that you ran, a corrupt and dictatorial fiefdom that you ran. And that's why that architecture is crumbling. It crumbled before the elections. It is crumbling post the election. So they are crumbling as a political unit. So don't blame us. Look within. सर दो सवाल है, एक राजनीतिक है और एक धार्मिक और सामाजिक। एक पहला सवाल है, हरियाणा में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने और उसके कुछ महीनों के बाद दिल्ली में भी होगा। दोनों जगहों पे कोई गुंजाइश है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होगा? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है, पहले सवाल का जवाब दे। जी। आदरणीय मित्र, मेरी आपसे अनुरोध है, मुझे लगता है कि हमारे कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश जी ने इस पर एक वक्तव्य दिया है, उसमें मुझे कुछ और जोड़ना नहीं है। फिर भी मैं हमारे जो महासचिव हैं प्रभारी, उन्हें बोलूँगा, हरियाणा के रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके इस सवाल का सेपरेटली जवाब देंगे। सर दूसरा सवाल ये है कि जमीयत उलेमा हिंद की नेशनल गवर्निंग
काउंसिल मीटिंग में स्कूलों के अंदर हिंदू धर्म की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव का नाम है स्कूलों में विषय धार्मिक प्रथाओं की निंदा। कैसे देखती है कांग्रेस? मित्र, पार्टियां स्कूलों का करिकुलम का फैसला नहीं कर सकती, सरकारें स्कूलों के करिकुलम का फैसला करेंगे। और जब देश का संविधान कहता है कि हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, तो हर सरकार की ये जिम्मेवारी है, समेत भारत सरकार के, जो अपना कुंचित एजेंडा कई बार इंपोज करने की कोशिश करते हैं, कि वो संविधान के मुताबिक स्कूलों के करिकुलम का निर्धारण करें। सर, नीट एग्जामिनेशन को लेकर सड़क से संसद तक काफी हंगामा हुआ। इस बीच सरकार ने नीट पीजी 2024 एग्जामिनेशन की नई तारीख 11 अगस्त घोषित की है, जिसे 22 जून को स्थगित कर दिया गया था। देखिए, मेडिकल डेंटल एडमिशंस ओवरली डिलेड हैं, लाखों बच्चे सफर कर रहे हैं, लाखों पेरेंट्स परेशान हैं, करोड़ों लोग, 24 लाख बच्चे, और अगर एक परिवार में 4 सदस्य की मैं औसत भी गिनूं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो हमारी सरकार से ये जरूर प्रार्थना है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से 15 दिन में जनता के पटल पर रख दीजिए, जो भी उसका नतीजा है। सब जानते हैं कि नीट में जो घपला घोटाला हुआ, उस पर 6 बार तो शिक्षा मंत्री ने अपने बयान बदले 10 दिन के अंदर। तो अब दोबारा फिर इस नीट की पीजी परीक्षा हो या मेन परीक्षा, इसको घपले घोटालों की भेंट मत चढ़ाइए, और जल्दी से जल्दी मेडिकल डेंटल जो परीक्षाएं हैं उनकी एडमिशन्स पूरी हो जाएं और बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करें। हमारा केवल इतनी ही मांग है, और दोषियों को सजा मिले। 2 सवाल हैं। एक तो पहला ये कि गुजरात में 2017 में जब चुनाव हुए थे, आपने बतौर कम्युनिकेशन हेड और राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस नेता वहां पर डेरा डाल दिया था, और जो नतीजे आए थे, कांटे की टक्कर हुई थी, किसी तरह से बीजेपी जीत गई थी। 2022 में कांग्रेस ने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन किया, और उसके बाद अब राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि गुजरात हम जीतने जा रहे हैं, लिख कर ले लो, इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो ये चुनौती किस आधार पर दे रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि सबसे खराब प्रदर्शन 2022 में रहा है। आदरणीय मित्र, गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। गुजरात सत्य और अहिंसा के आंदोलन की धरती है। गुजरात भारत की गंगा जमुनी तहजीब की धरती भी है। गुजरात में यह सच है कि एक वातावरण पैदा कर, मौजूदा समय में भाजपा आपको शक्तिशाली नजर आती है संख्या बल के आधार पर यह संख्या बल जो है, ये एक राजनीतिक गुब्बार पैदा करके इकट्ठा किया गया है, और आप जानते हैं कि देर सबेर वो धूल उतरती जरूर है और आसमान साफ होता अवश्य है। सत्य और अहिंसा के उस बापू के सिद्धांत के आधार पर राहुल गांधी जी ने यह वक्तव्य दिया है कि हम और कड़ी मेहनत करेंगे, एक एक गुजरात के हमारे भाई बहन का दिल जीतेंगे, वहां के एक एक व्यक्ति की समस्या को उजागर करेंगे और उसका दूरगामी हल निकालेंगे, और उसके आधार पर कांग्रेस दोबारा अपना परचम गुजरात में लहरा पाएगी। दूसरा सवाल ये कि आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों में सेना में जवान बहुत भर्ती होते हैं। अग्निवीर को लेकर के एक विवाद अभी भी थम नहीं रहा है कि 1 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह और सेना ने अब लिख कर दिया कि दिए गए, राहुल गांधी ने कहा नहीं दिए गए, फिर कहा जा रहा है कि वो इंश्योरेंस का पैसा है। तो एक्चुअली कांग्रेस कहना क्या चाहती है, लोग ये कह रहे हैं। आदरणीय मित्र, देश का दुर्भाग्य है कि देश के रक्षा मंत्री ने देश को अग्निवीर की बात पर झूठ बोला, जिसकी सच्चाई राहुल गांधी जी ने बयां की। मैं एक चार्ट आपके लिए लाया हूं, मैं आपको भेजे देता हूं। इस चार्ट में मैंने अग्निवीर, प्री अग्निवीर और मेंबर्स ऑफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, ताकि कोई शक ही ना रहे, ये चार्ट आपको मेरे सहयोगी संजीव सिंह जी भेज देंगे। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे
तो जो पहले 14 मद हैं उसमें अग्निवीर को कोई फायदा नहीं है। केवल 48 लाख रुपए के करीब की राशि इंश्योरेंस की मिलती है। अब मैं राजनाथ सिंह जी से पूछता हूं, फैक्ट्री वाला भी इंश्योरेंस करवाता है, दुकानदार भी अपने कर्मचारी की इंश्योरेंस करवाता है, तो इंश्योरेंस का पैसा अग्निवीर के मुआवजे में कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि जो शब्द रक्षा मंत्री जी ने संसद में इस्तेमाल किया वो सब शब्द था मुआवजा, कोट अनकोट। क्या इंश्योरेंस का पैसा मुआवजा गिना जा सकता है? जो असली पैसा है वो तो 40 लाख रुपए से कम है, तो वो 1 करोड़ कैसे हो गया? और प्रांतीय सरकार ने अगर पैसा दे दिया तो वो आप मुआवजे में कैसे गिन लेंगे? तो इसलिए रक्षा मंत्रालय किसी अग्निवीर को जो वीर गति को प्राप्त हो कितना मुआवजा देगा, इसके लिए साफ रक्षा मंत्री को आकर बताना चाहिए, और नहीं तो इस चार्ट का जवाब दे दे। ये चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। आदरणीय मित्र, मैंने वो ट्वीट नहीं देखा, पर मैं केवल देश के रक्षा मंत्री के बयान पर जवाब दूंगा। मैं सेना ने क्या ट्वीट किया वो रक्षा मंत्री के अधीन है, रक्षा मंत्री से ऊपर नहीं है। अगर रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मुआवजे में 1 करोड़ मिलेंगे तो रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा आप मुआवजे में काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों पर जो कानून लागू है उसमें भी आपके भी इंश्योरेंस होगी, तो वो इंश्योरेंस मुआवजा कैसे माना जा सकता है? कोई दुकानदार है वो अपने कर्मचारी की इंश्योरेंस करवाता है, कोई फैक्ट्री वाला है वो अपने कर्मचारी की इंश्योरेंस करवाता है, एआईसीसी अपने कर्मचारियों की इंश्योरेंस करवाती है, बीजेपी भी शायद करवाती होगी, तो वो इंश्योरेंस मुआवजा कैसे हो सकता है? बात सवाल इतना है। तो इसलिए बेवकूफ मत बनाएं। आप कहिए कि हमने गलती की, आज तक कम था, अब से 1 करोड़ करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। ये चार्ट मैं आपको भेजे दे रहा हूं। नो प्रॉब्लम, विल गो वन बाय वन। ओके सर, ये हरियाणा और दिल्ली को लेकर आपसे पूछा गया है, मैं उसको दोबारा फ्रेम करता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर कोई तालमेल की बातचीत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं होगा। इस पर क्या रिएक्शन है? पहला सवाल। जी, जब उन्होंने कह ही दिया फिर मैं क्यों रिएक्ट करूं? नहीं तो क्या आप लोगों ने अपने दरवाजे खोले हमारे रखे हैं? अभी ऑप्शन हमारे खुले जो हुए? कम्युनिकेशंस हेड हैं श्री जयराम रमेश, उनका वक्तव्य आज आ चुका है, मुझे उसमें कुछ और जोड़ना नहीं। ठीक है सर। फिर भी मैं श्रीमान दीपक बाबरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी और एडिशनल बात उन्हें कहनी हो, वैसे तो कम्युनिकेशन हेड को हम सब कम्युनिकेट कर देते हैं, तो वो आपको अवश्य बता दें। Wherever you had an alliance, things worked out better for the India alliance. Only it didn't work out in Delhi, and in Haryana, it really didn't have much of an impact. Are you quite sure that you don't need an alliance in Haryana and that your Ekla Chalo will work? Because you have a different view in Jharkhand as well as in Maharashtra. Sunil ji, I may have a personal view which I will give to the party on the issue. But the party's communication head has already said that there is unlikelihood of any alliance both in the state of Delhi and Haryana. Yet, the General Secretary in charge is common for both the states, Mr. Deepak Babaria. I will request him to clarify anything, if there is anything else further. सर यही हिंदी में बोल दीजिए ना जो आपने कहा। आदरणीय मित्र श्री जयराम रमेश पहले से ही कह चुके हैं कि कोई लाइक्लीहुड अलायंस की नहीं है इन दोनों प्रांतों में, दिल्ली और हरियाणा में। फिर भी मैं जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं उन्हें कहूंगा कि कोई भी इस बारे में सूचना हो तो वो आपसे साझा करेंगे। ठीक है। और सर जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो मुख्य आप लोगों का सवाल है वो ये है कि तीनों टेलीफोन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ी है। आप जिस राज्य से के प्रभारी हैं, कर्नाटक सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, क्या उससे महंगाई की मार नहीं पड़ी है? और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी टेलीकॉम कंपनियों के दाम बढ़ाने का? वही सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या राज्य सरकार लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी? आदरणीय मित्र,
अगर यही क्राइटेरिया है तो सबसे पहले तो मोदी जी से पूछे जाना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल अगर सेंट्रल एक्साइज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के बराबर कर दें तो पेट्रोल का भाव लगभग 45 रुपया रह जाएगा और डीजल का भाव, अगर मुझे सही याद है क्योंकि वो आंकड़े मैंने कई बार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन है, 37 रुपया रह जाएगा। तो क्या सेंट्रल एक्साइज वो कम करेंगे या उस लेवल पर ले आएंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या भाजपा शासित सभी प्रदेश और उनके अलाइज जो उन्होंने एक्साइज लगा रखी है वो कम कर देंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, साउथ इंडिया में सबसे कम स्टेट टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पे कर्नाटक में है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। अब थोड़े बढ़कर उनके बराबर हुए, अदरवाइज वी वर लोएस्ट इन द एंटायर साउथ इंडिया। And this is a decision that finance minister of the state takes based on exigencies of the budget. Thank you.